हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के लेक्चर में जो हम लोग एल्गी पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे वोकेरिया। तो वोकेरिया के बारे में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक मेथड जूस्पोर यानी कि सिंजूस्पोर के बारे में हमने पढ़ा, के बारे में एप्लेनोस्पोर के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एप्लेनोस्पोर के बारे में। एप्लेनोस्पोर से बोलते हैं हिंदी में अचल बीजाणु। जैसे जूस्पोर को चल बीजाणु बोलते हैं, वैसे इनको अचल बीजाणु बोलते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में वोकेरिया की एक्वेटिक स्पीशीज एप्लेनोस्पोर बनाती है। मतलब जो एडवर्स कंडीशन हो उस कंडीशन में वोकेरिया की जो एक्वेटिक स्पीशीज जलीय जाती हैं वो एप्लेनोस्पोर बनाती हैं तथा एप्लेनोस्पोर का निर्माण एप्लेनोस्पोरेंजियम में होता है। स्पोरेंजियम का संपूर्ण प्रोटोप्लाज्म एक मल्टीन्यूक्लिएट एप्लेनोस्पोर बनाता है। एप्लेनोस्पोर एक पतली भित्ति युक्त क्लेफ्ट शेप संरचना होती है। इसका लिबरेशन स्पोरेंजियम के एपेक्स पर उत्पन्न पोर द्वारा होता है। स्पोरेंजियम के एपेक्स पर उत्पन्न जो पोर है वहाँ से ये स्पोर बाहर निकल आएगा। कभी कभी एप्लेनोस्पोर का प्रोटोप्लाज्म छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर माइक्रो एप्लेनोस्पोर भी बना लेता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि माइक्रो एप्लेनोस्पोर बन जाए। अलग लाइन से लिखेंगे। जो एप्लेनोस्पोर है, ये जो एप्लेनोस्पोर है ये जर्मिनेट करके नए थैलस का निर्माण करता है। तो प्रत्येक एप्लेनोस्पोर या माइक्रो एप्लेनोस्पोर जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करते हैं। नए थैलस का निर्माण करते हैं। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो इस प्रकार इसका डायग्राम बनाएंगे। ये एप्लेनोस्पोरेंजियम है। कोई भी थैलस की इरेक्ट ब्रांच एप्लेनोस्पोरेंजियम के रूप में काम करती है। वो फूल जाती है, उसमें साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियाई इकट्ठे हो जाते हैं और इसके एपेक्स पर एक पोर हो जाता है जिससे एप्लेनोस्पोर बाहर निकल आता है। जर्मिनेट करता है एप्लेनोस्पोर। जर्मिनेट करने के बाद एप्लेनोस्पोर नए थैलस का निर्माण करता है। इससे फिर नए थैलस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार चल बीजाणु और अचल बीजाणु द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा। अब इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे कि वोकेरिया में किस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके साथ साथ हम इसमें वोकेरिया में एक शॉर्ट नोट बनता है जिसे गॉन्ग्रोसाइरस स्टेज कहते हैं। एक्चुअल में वो क्या होता है, वो एकाइनेट स्पोर ही होते हैं। वो वोकेरिया के एकाइनेट स्पोर होते हैं। तो उससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हम इसका एक मेथड और पढ़ते हैं, वो है बाई एकाइनेट्स। इस एकाइनेट्स के ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है गॉन्ग्रोसाइरस स्टेज, क्योंकि जो गॉन्ग्रोसाइरस स्टेज का जो आपको शॉर्ट नोट मिलेगा वो इसी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अपने सिलेबस में क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट नोट आ जाता है कभी कभी गॉन्ग्रोसाइरस स्टेज। प्रतिकूल परिस्थितियों में कुछ स्थलीय व जलीय जातियों के फिलामेंट मोटी व जिलेटिनस वॉल द्वारा अनेक मल्टीन्यूक्लिएट खंडों में विभाजित हो जाते हैं। इनके प्रोटोप्लाज्म में अनेक ऑयल ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं तथा इस प्रकार बने हुए प्रत्येक मल्टीन्यूक्लिएट सेगमेंट को हाइफनोस्पोर या काइनेट्स या सिस्ट कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति जब आती है तो प्रत्येक सिस्ट जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करती है। कभी कभी सिस्ट का प्रोटोप्लाज्म अनेक छोटे छोटे खंडों में डिवाइड होता है। छोटे अमीबॉइड खंड बन जाते हैं जिसका लिबरेशन सिस्ट की लेटरल वॉल में प्रेजेंट पोर द्वारा होता है। तो ये जो सिस्ट बनी है इसके साइड में लेटरल वॉल में क्या होता है, एक पोर का निर्माण होता है। इस पोर से बाहर निकल आते हैं।
तो प्रत्येक खंड कुछ समय तक अमीबॉइड गति करने के बाद अपने चारों एक लेयर का निर्माण करता है, मोटी भित्ति का निर्माण करता है और यह सिस्ट जर्मिनेट होकर नए थैलस का निर्माण करती है। ये रहा ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं, काइनेट्स इस प्रकार से कहते हैं सेगमेंट में डिवाइड हुआ, उसके चारों मोटी भित्ति बन गई। जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं इन्हें इन स्पोर को हम काइनेट स्पोर बोल रहे हैं। इनकी जो लेटरल वॉल में एक पोर का निर्माण होता है और ये इस पोर से ये स्पोर बाहर निकल आते हैं। अमीबॉइड सिस्ट हैं ये, और प्रत्येक अमीबॉइड सिस्ट जर्मिनेट करके फिर से नए थैलस का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार इसकी जो स्टेज हो गई वही काइनेट्स या कॉन्ग्रोसाइरस स्टेज। और हमें जो कॉन्ग्रोसाइरस स्टेज को जो इंडिकेट करना है, जो हाईलाइट करना है, जो कॉन्ग्रोसाइरस स्टेज को पढ़ना है, वो एक्चुअल में क्या है। वोकेरिया की एक्चुअल में होता क्या है, वोकेरिया की जो काइनेट स्पोर स्टेज है वो एक दूसरा एल्गी है जिसका नाम कॉन्ग्रोसाइर, उस एल्गी की तरह दिखाई देती है। एक्चुअल में ये होती नहीं है। तो वोकेरिया की होती क्या है, काइनेट स्पोर स्टेज होती है, लेकिन दिखने में उस जैसी लगती है, दूसरे एल्गी गॉन्ग्रोसाइरा की तरह दिखाई देती है। इसलिए वोकेरिया की जो काइनेट स्पोर स्टेज है उसको गॉन्ग्रोसाइरा स्टेज कहते हैं। जब वोकेरिया की काइनेट स्पोर स्टेज को ही गॉन्ग्रोसाइरा स्टेज कहते हैं। अब पढ़ेंगे इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वोकेरिया की अधिकांश स्पीशीज होमोथैलिक हैं तथा कुछ स्पीशीज हेट्रोथैलिक भी हैं। वोकेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूगेमस टाइप का होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो किस प्रकार का यूगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यूगेमस टाइप के हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो 4 स्टेप पढ़ते हैं, एंथ्रीडियम, ओगोनियम, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट का निर्माण तथा जाइगोट का जर्मिनेशन, नए थैलस का निर्माण। कुछ स्पीशीज की हेट्रोथैलिक भी है, यानी कि मेल और फीमेल अलग पाया जाता है। कुछ थैलिक होमोथैलिक भी है, यानी कि मेल और फीमेल एक साथ ही पाया जाता है। एंथ्रीडियम सबसे पहले लिखेंगे, जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो पढ़ना है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम में विकसित होने वाली ब्रांच के डिजिटल एंड पर क्रोमेटोफोर इकट्ठे हो जाते हैं तथा साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाता है तथा एक सेप्टम द्वारा इनका संबंध मेन थैलस से समाप्त हो जाता है। अधिकांश स्पीशीज में ये कॉइल्ड हो जाता है। जो एंथ्रीडियम है कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इसके न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होता है तथा प्रोटोप्लाज्म यूनिन्यूक्लियेट खंडों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक जो यूनिन्यूक्लियेट खंड है वो मेटामॉर्फोसिस द्वारा नए एंथेरोजोइड का मेटामॉर्फोसिस द्वारा एंथेरोजोइड का निर्माण करता है। इस प्रकार एंथ्रीडियम के अंदर एंथेरोजोइड्स का निर्माण हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसका ओगोनियम। इसका डेवलपमेंट एंथ्रीडियम के आधार के पास मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म के अधिक मात्रा में इकट्ठा होने से होता है। और इसको भी ध्यान रखेंगे कि जो एंथ्रीडियम के पास जो है मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाता है उसके लिए एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। इस गाढ़े साइटोप्लाज्म को वांडरप्लाज्म कहते हैं। एक उभार के रूप में ये उत्पन्न हो जाता है, मतलब एक उभार के रूप में निकल आता है बाहर, जिसका वांडरप्लाज्म जो होता है। और ओगोनियम के आधार पर एक सेप्टम का निर्माण हो जाता है। ओगोनियम गोल अथवा नाशपाती के आकार की एक बीक संरचना होती है, चोंचदार
मेच्योर ओगोनियम में केवल एक न्यूक्लियस दिखाई देता है। ओगोनियम का प्रोटोप्लाज्म थोड़ा सिकुड़कर एग में परिवर्तित हो जाता है। ओगोनियम की बीक में, बीए के बीक का मतलब होता चोंच में एक हाइलाइन एरिया होता है जिसे रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार अगर हम एंथ्रीडियम और ओगोनियम का डेवलपमेंट देखें हेटेरोथैलिक होमोथैलिक स्पीशीज में, तो इस प्रकार एक एंथ्रीडियम का निर्माण हुआ, एक एंथ्रीडियल ब्रांच बनी और एंथ्रीडियम के बराबर में ही ये वॉन्डोप्लाज्म बनता जा रहा है, गाढ़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता जा रहा है। फिर एंथ्रीडियम ब्रांच से एंथ्रीडियम बन जाता है, ओगोनियम बन जाती है, यंग ओगोनियम बना, ये एंथ्रीडियल ब्रांच है। एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजोइड्स का निर्माण हुआ। इस प्रकार एंथ्रीडियम के अंदर एंथीरोजोइड्स का निर्माण होता है और ये ओगोनियम के अंदर एग का निर्माण होता है। इस प्रकार वकेरिया के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तैयार होते हैं, ओगोनियम और एंथ्रीडियम तैयार हो जाते हैं। एंथ्रीडियम जो होता है वो एंथ्रीडियम जो एक मेल ब्रांच होती है उसमें क्रोमेटोफोर साइटोप्लाज्म के गाढ़ा होने से हुआ एक हुक-लाइक स्ट्रक्चर बन गया, कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन गया, जिसमें मल्टीन्यूक्लियर उसका जो प्लाज्म है वो डिवाइड होकर एंथीरोजॉइड बनाने लगा। सेगमेंट जो डिवाइड हुआ वो मॉडिफाई होकर एंथीरोजॉइड बनाने लगा। ओगोनियम बना, उसके बराबर में ही वॉन्डोप्लाज्म के इकट्ठा होने से ओगोनियम निर्माण होता है और जब ओगोनियम बनता है उसके अंदर जो ओगोनियम के अंदर जो एग है, जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक एग बना लेता है उसके अंदर और एक उस पर सेप्टम बन जाता है। ओगोनियम नाशपाती का आकार की संरचना होती है, एक वीक स्ट्रक्चर होता है, इसका वीक में एक हाईलाइन एरिया भी होता है और इस प्रकार हम इसको डायग्राम्स में इस प्रकार शो कर सकते हैं। इस प्रकार हमने आज पढ़ा एंथ्रीडियम और ओगोनियम का डेवलपमेंट हो किया जाए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय एंथ्रीडियम और ओगोनियम का डेवलपमेंट